चलिएगा जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। और आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दी पॉलीमर केमिस्ट्री यानी पार्ट 1। इस वीडियो को आज हम देखने वाले हैं। और गाइस मैं आज आप लोग को बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस अकेली की इस वीडियो से आप पूरा का पूरा 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। और इस वीडियो से अकेला 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। और मैंने एकदम आप लोगों को पूरा क्लासीफाई करके अच्छे से नोट्स बना के दिया है। सो उस नोट्स को एकदम अच्छे से आपको पढ़ लेना है और वही नोट्स एग्जाम में उसी तरीके से आपको लिखना है। याद करने का तरीका बता दूंगा क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े नाम गाइस थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है। और आपको सारी चीजें समझनी है क्योंकि पॉलीमर मतलब बहुत आसान चैप्टर है लेकिन नाम थोड़े बड़े होते हैं इसलिए बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है। बस वो नाम में थोड़ा फोकस करना है, जिसको टॉप करना होगा उसके लिए बता रहा हूं। और जिसे पढ़ना है तो उसे क्लासीफाई तो मैं तरीका बताऊंगा ही। तो बस आपको थोड़ा सा नेमिंग में फोकस करना है एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते गाइस। आप यहां से कांटेक्ट कर लो मेरे से और नोट्स ले सकते हो, या तो यहां से कांटेक्ट करो। सारी नोट्स हैंड रिटन होगी और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट होती तो वो टाइप्ड होती है, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मैं हूं प्रशांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू दी पॉलीमर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15 है ये, ठीक है। तो गाइस पॉलीमर के बारे में हमको जानना है, पॉलीमर के बारे में हमको एग्जैक्टली जानना है, ठीक है। सो पॉलीमर के जानने से पहले मैं आपको गाइस बता दूं कि ये जो पॉलीमर है ये हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज होता है। ये क्या होता है मैं तो बताऊंगा ही, बट पहले सुन लो। ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज होता है, हर दिन हम यूज करते हैं। अभी भी तुम पॉलीमर को ही आप मतलब पॉलीमर के बिना दुनिया अधूरी है, ठीक है। जैसे आप कपड़े पहने हो, आप फोन यूज कर रहे हो, आप जिस भी जगह में मतलब बेड है, जहां भी आप हो, कहीं भी रहो, ईच एंड एवरीथिंग पॉलीमर से ही बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कोई भी हो, नायलॉन हो, आपके क्लोथ्स हो, सब के सब पॉलीमर से ही बनते हैं। आप जो फूड लेते हो जैसे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो भी एक टाइप का पॉलीमर का ही फॉर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट्स, लिपिड्स, ये सब भी एक टाइप के पॉलीमर ही होते हैं। ये पॉलीमर से ही मतलब ये भी पॉलीमर से ही बनते हैं नॉर्मली। इनके भी पॉलीमर और मोनोमर दोनों में फॉर्म्स होता है। तो ईच एंड एवरी जगह मतलब जो भी चीजें आप देखते हो दुनिया में, विदाउट पॉलीमर आप इस दुनिया में रह नहीं सकते हो। आप हर वक्त चप्पल पहनते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप फोन यूज करते हो, स्पेक्स यूज करते हो, ईच एंड एवरीथिंग पॉलीमर ही है, ठीक है। मतलब पॉलीमर के बिना जिंदगी अधूरी है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। पॉलीमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भैया एग्जैक्टली ये पॉलीमर क्या है, ठीक है। तो पॉलीमर के बारे में जान लेते हैं। सो पॉली और मर, ये दो वर्ड से पॉलीमर अपना वर्ड बनता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा मे बी, ठीक है। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारा यानी बहुत सारा, ठीक है। और मर मीन्स होता है, मैं तो कहता हूं भैया स्ट्रक्चर, मर मीन्स मैं कहता हूं स्ट्रक्चर। और किताबों में आपके यहाँ पे लिखा रहेगा पार्ट्स और फॉर्म, ऐसा लिखा रहता है। मैं कहता हूं स्ट्रक्चर, मर मीन्स स्ट्रक्चर मैं कहता हूं। आपको किताबों के हिसाब से जानना है तो पार्ट्स और फॉर्म आप ले सकते हो, ठीक है। बट स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आगे चल के क्लियर होगा, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर और बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे फॉर्म्स किसी चीज के कंबाइन होकर जो भी बनाते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर सपोज दैट आपके पास एक वॉल है, और वॉल में ब्रिक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे वॉल्स में ब्रिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे अंदर के ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक्स, वो ब्रिक्स देखो, ये छोटे छोटे ब्रिक्स से आपकी पूरी की पूरी वॉल बनती है। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे जो भी आपका ब्रिक्स है, ठीक है। सो ये जो गाइस ब्रिक्स होता है ना, ये अकेला का एक अक्खा सा मैं साइड में यहाँ पे एक ब्रिक्स बना देता हूँ, आपको समझ जाएगा अच्छे से। तो देखो ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स से कंबाइन होकर अपना ये वॉल बनी है, ठीक है। ये जो वॉल है ये छोटे छोटे इन ब्रिक्स से कंबाइन होकर बनी है। सो ये ब्रिक्स क्या कहलाएगा, ये ब्रिक्स कहलाएगा मोनोमर, और ये जो अपना वॉल है ये कहलाएगा पॉलीमर, ठीक है। अब आपको समझा होगा कि ऐसे छोटे छोटे सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं। मतलब सिंगल मोनोमर जब कंबाइन हो जाएंगे तो जो भी बनेगा उसे हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली अगर आप किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज पॉलीमर, तो आप क्या बताओगे, इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर और मेनी मोनोमर्स कंबाइंस टू फॉर्म द पॉलीमर। यही होता है आपका पॉलीमर, ठीक है। समझ गया अच्छे से। और हम लोग डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हम पॉलीमर का इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक ले लो, आपने सुना होगा पॉलीइथीन भी हम इसे कहते हैं, पॉलीथीन आप ऐसा सुने भी रहोगे, ठीक है। जो प्लास्टिक होती है, थैलियां
बढ़िया, उसे हम पॉलीथीन कहते हैं। एग्जैक्टली गाइस, पॉलीथीन आपको जान के हैरानी होगी कि ये पॉलीथीन एग्जैक्टली और कुछ इथीन होता है, जो कि आपने सुना भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है पॉलीथीन, इसी से पॉलीथीन बनता है। अब ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, एक ये दिखाई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ इथीन कंबाइन होके जब पूरा कॉम्बिनेशन इनका बन जाएगा, ऐसे बंच एक क्रिएट होगा, तो जो भी बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सारे इथीन, अभी एक इथीन नहीं है, ये बहुत सारे इथीन है, समझा। तो देखो जैसे अभी एक अकेला है तो इसे मैं कहूंगा मोनोइथीन, मोनोइथीन कहूंगा, ठीक है। ऐसे ये मोनोइथीन यानी सिंगल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मींस मर होता है, मर, ठीक है, यानी कि मोनोमर यानी सिंगल स्ट्रक्चर। तो अभी इथीन सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यानी कि मोनोमर के फॉर्म में है, ठीक है। और जब ये कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा बहुत सारे फॉर्म में, यानी कि पॉली फॉर्म में, यानी कि पॉलीइथीन बन जाएगा, यानी कि पॉलीमर यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर में बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे इथीन कंबाइन होकर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल और कुछ नहीं, ये पॉलीमर होता है, ठीक है। और अगर आप इथीन का पॉलीमर बनाओ तो उसे हम पॉलीइथीन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के अपने अपने इथीन बनते हैं, तो आपको सभी को याद रखना है, हम सब डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। तो गाइज अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों का जो पॉलीमर का ये यहाँ पे डाउट ही सारा क्लियर हो गया होगा। पॉलीमर जस्ट इतनी सी याद रखना कि छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि जो भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल होते हैं और सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लिए हम उन्हें मोनोमर कहते हैं। और जब वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पॉलीमर बन जाएंगे। जैसे कि तब टीम बन जाती है पूरी, जैसे आप कबड्डी खेलते हो तो अकेले हो तो फिर आप सिंगल इंसान हो, अगर आप वहीं पे 10 15 11 लोग आ गए तो आप लोग क्या बन जाओगे, एक पूरी टीम बन जाओगे। तो उसी तरीके से ये टीम जो होती है वो पॉलीमर है, और जो अकेला अकेला है वो मोनोमर है, समझा। तो ऐसे मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। तो ये गाइस मैंने एकदम अच्छे से एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि पॉलीमर एग्जैक्टली क्या है। तो अब आपके डे टू डे लाइफ में आपको पॉलीमर का इस्तेमाल सीखना है, पॉलीमर क्या क्या है सब कुछ एग्जैक्टली गाइस। अगर आपको मैं बताऊं तो अपने अंदर का बॉडी में जो डीएनए है, आरएनए है, ये सब के सब पॉलीमर से ही बनते हैं, ठीक है, पॉलीमर ही है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं, फूड प्रोटीन वगैरह सब पॉलीमर से ही बनता है, मतलब पॉलीमर ही है, मतलब मोनोमर से बनते हैं, फिलहाल पॉलीमर है, ठीक है। तो जितना भी फूड मटेरियल जो भी हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉलीमर, ठीक है गाइस। तो अब हम जान चुके हैं कि एग्जैक्टली भाई क्या है पॉलीमर। आप इथीन देख लो, पॉलीथीन के बिना हमारी जिंदगी ही पता नहीं कैसे अधूरी सी हो जाती है, मतलब थैलियों की वजह से, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना कि पॉलीथीन आपको पॉलीमर वगैरह सब अच्छे से समझ चुका है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो गाइस मैंने आप लोगों के लिए एकदम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन लाया हूं, और अगर आप सिर्फ इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका आधा चैप्टर खत्म हो जाता है, आधे से भी ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब कि आप अपने चैप्टर के 4 से 5 6 पेजेस खत्म कर देते हो इतने में ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ऐसा चार्ट क्रिएट करा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसी तरीके से पढ़नी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप दुनिया में बहुत अच्छा कर पाओगे, और बहुत अच्छा आपको मार्क्स भी मिलेंगे, और इजीली आप पढ़ भी पाओगे। और नहीं तो अगर आप अकेले अकेले पढ़ोगे ना, एक एक करके तो आप सब भूलते जाओगे, पुराना वाला भूलते जाएगा, आगे वाला आएगा फिर पुराना भूल जाएगा, उसके लिए बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसा चार्ट से बनाओगे ना तो आप छोटे से एक पेपर में आधी चैप्टर खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, और यही मैं आपको इसीलिए ऐसा क्रिएट करके अच्छे से दिया हूं, पूरा एकदम आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। तो गाइस आपको बता दूं कि यहां से अगर कोई एक ही पूछेगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यहां पे दिया हुआ है, तो कोई एक ही चीज पूछेगा, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहां पाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब ये किस तरीके से पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब पॉलीमर बन गया तो उन दोनों जिन दो मॉलिक्यूल से अपना पॉलीमर बना है उनके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, फिर उनके जो किस तरीके का अपना मोनोमर है जिससे कि पॉलीमर बनता है, मोनोमर से ही पॉलीमर बनता है ना, याद रखो अच्छे से। बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, तो अब मोनोमर कैसा है वैसे ही पॉलीमर भी रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, ये क्या होता है, ये सब अच्छे से हम, ये 6 टाइप है अपने पास, 6 के 6 टाइप आपको याद रखना है। इसमें से कोई 100% एग्जाम में एक आएगा, ठीक है, 100% एक एग्जाम में आएगा, और वो भी 3 मार्क्स को आएगा, ठीक है। ऐसा बोलेगा डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये बोलेगा ऐसा 3 मार्क्स। या फिर डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, या फिर पूछेगा डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो ये कोई भी 6 क्वेश्चन यहाँ पे है, और 6 में से कोई एक पूछ लेगा। और अगर मान लो ओरिजिन पूछो तो आपको ये तीनों डिस्क्राइब करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पूछो तो ये तीनों। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। आप अभी दिखाऊंगा और आपको चिंती लगेगा, एकदम चिंती लगेगा। बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऐसे ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
फिर ये अगर पूछ लेगा तो ये 2 से 3 मार्क्स को, ऐसे ये भी 2 से 3 मार्क्स को, ज्यादातर आने के चांसेस इन दोनों के हैं, इन दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये पहला वाला भी बहुत आता है, और अगर हार्ड पेपर बनाएगा तो ये वाला आता है, ठीक है। और बाकी की फिर पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये वाला भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहूँ कि कौन सा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये पूरा का पूरा है ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे अच्छे से आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला आज गाइस डिस्कस करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब पॉलीमर कहां कहां से मिलता है, ओरिजिन कहां से हुए उसका, ठीक है। तो अपने पास 3 सोर्सेस है। पहला है नेचुरल पॉलीमर, जो कि नेचर में इजीली हमें मिल जाता है, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनता है, स्टार्च है, ठीक है, स्टैक्यूएज, रैफिनोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको पता भी है। प्लांट से, एनिमल से, हर जगह से हमें पॉलीमर मिल जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल पॉलीमर है। फिर सिंथेटिक, मतलब कि हम जो क्रिएट करते हैं, सिंथेसिस मतलब होता है क्रिएशन, तो जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर है। और दूसरा वाला है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कुछ नेचर से इस्तेमाल करते हैं और कुछ हम खुद से मिक्स करके बनाते हैं, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है इतने। चलो हम इनके बारे में डीप में समझ लेते हैं। तो पहला है गाइस नेचुरल पॉलीमर, मैंने आपको यहाँ पे टिक कर दिया है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो गाइस नेचुरल पॉलीमर होता है, पहला आप समझ लो इसके बारे में, और उसके 2 टाइप्स है। पहला टाइप है प्लांट पॉलीमर और दूसरा टाइप है एनिमल पॉलीमर, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है, तो ये क्या होता है कि जो एक ऐसा पॉलीमर जो कि नेचर से ऑब्टेन होता हो, कहां से ऑब्टेन होता है, जो नेचर से ऑब्टेन होता हो, एक ऐसा पॉलीमर जो कि नेचर से ऑब्टेन होता हो, और ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। अब नेचर में कौन होता है, प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं। तो जो नेचुरल पॉलीमर प्लांट से मिलेगा उसे हम नेचुरल प्लांट पॉलीमर कहेंगे, और जो नेचुरल पॉलीमर एनिमल से मिलेगा उसे हम नेचुरल एनिमल पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। तो जो प्लांट पॉलीमर होता है ना गाइस, एग्जांपल के लिए जैसे देख लो कॉटन है, लिनेन, आपको पता होगा, आप बहुत सारे यहाँ पे आपको आज दुनिया, बहुत सारे दुनिया में जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको इंडस्ट्रियल चीजों में, जैसे नायलॉन है, ये सब आपको नहीं पता होगा, कॉटन, नायलॉन, कपड़े वगैरह जहां से बनते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स आज इस्तेमाल होने वाले। तो आप इस चीज को ना गूगल में करके देख सकते हो कि भाई नायलॉन कैसा दिखता है, कॉटन कैसा दिखता है, लिनेन कैसे दिखता है। तो ये जस्ट आपके फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज की पिक्चर देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो अब लिनेन क्या होता है तो ये आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल सा। तो आप जाओगे सीधे गूगल में और इमेज देख लो अच्छे से, तो सबकी इमेजेस देखने जाना, फ्लैक्स है, प्लांट्स है, कॉटन प्लांट, कॉटन, तो ये सारे सारे नेचर में जो मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग नेचुरल प्लांट पॉलीमर कहते हैं। ये नॉर्मली लेटेक्स वगैरह, जो प्लांट्स में लेटेक्स होता है ना, चिपकने वाला गोंद जैसा होता है ना, बाहर चिपकता है प्लांट्स में, गांव के बच्चे जानते रहेंगे, ठीक है। तो वो लेटेक्स जो होता है, वो लेटेक्स भी प्लांट्स, फिलहाल लेटेक्स तो रबर बनाने में भी हेल्प करता है, और रबर भी एक टाइप का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो आगे हम समझेंगे रबर के बारे में भी, डोंट वरी। तो ये सारे सारे जो प्लांट से पॉलीमर मिले और नेचुरल प्लांट पॉलीमर है। जो एनिमल से मिले, लाइक एग्जांपल ऑफ वूल, वूल पता है ना, हेयर ऑफ शीप, ये भी पता होगा, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं शीप के हेयर से। तो ये सिल्क वगैरह, ये सब के सब जो सिल्क वर्म से मिलता है, तो ये सब एनिमल पॉलीमर है, ठीक है। कॉटन वगैरह सब कुछ जो भी कॉटन प्लांट से भी होता है, और सिल्क वगैरह एनिमल से मिलता है, ठीक है, सिल्क वर्म जो होता है उससे। तो ये सब के सब कैसे होते हैं, ये एनिमल पॉलीमर है, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, और अच्छे से आपको इनको समझ के रखना है। तो नेचुरल पॉलीमर अगर एग्जाम में पूछा तो 2 मार्क्स को अकेला ये भी पूछ सकता है। तो नेचुरल पॉलीमर समझा देना, फिर उसके दोनों टाइप समझा देना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर गाइस क्या होता है, एक ऐसा पॉलीमर जो आर्टिफिशियल हो, जिसे हमने खुद बनाया हो, मतलब आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया गया हो, मतलब हमारे इंडस्ट्रीज में या घरों में हमने क्रिएट किया हो बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी पॉलीमराइजेशन क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर होता है, ठीक है। ये प्रोसेस से जिस मतलब जैसे कि बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर और या फिर को पॉलीमराइजेशन भी आप कह सकते हो, जिसमें छोटे छोटे मोनोमर, को मतलब होता है एक साथ आना, तो एक साथ आके छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर और पॉलीमर क्रिएट करते हैं, तो इसे भी हम सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ में। नायलॉन है, टेरिलिन है, नियोप्रीन है, सिंथेटिक पॉलीमर्स ये सब के सब होते हैं। तो एग्जांपल के लिए गाइस याद रखो कि ये सब के सब क्या है, क्योंकि इनके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे फाइबर हो गया, ये सब सिंथेटिक, रबर जो आप इस्तेमाल करते हो पेंसिल से मिटाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह, ये सब के सब सिंथेटिक पॉलीमर ही कहलाते हैं। तो ऐसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर गाइस जैसे कि देखो, अगर मतलब देखो नाइट्रेट हमारा बनाया हुआ है और सेलुलोज नेचर से मिलता है, तो सेलुलोज नाइट्रेट एक पॉलीमर हो गया, मतलब कि जो आधा नेचर से मिलता है और आधा हम खुद बनाते हो, तो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेलुलोज हमको मिलता है प्लांट से और नाइट्रेट हम खुद बनाते हैं। फिर ऐसे क्यूप्रामोनियम हो गया, फिर ऐसे विस्कोस रेयन हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब, ये आप जितने भी है, ये सब के सब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि जो नेचुरल पॉलीमर से भी डिराइव हो और हम उसे खुद भी मतलब रीजनरेट करते हो, तो उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर,
ठीक है। तो गाइस एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो फोटोग्राफी में और सिनेमा फिल्म्स में जो होती है, वर्निशेस, इन सब जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का। सिनेमा हॉल में आपने स्क्रीन वगैरह देखा होगा, फिल्म्स वगैरह जो बनती है वो सब के सब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। ओके तो इन चीजों को गाइस अच्छे से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछा जा सकता है। तो गाइस हमने पढ़ लिया पहला वाला सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर के अंदर हमने दो देखा, प्लांट्स और एनिमल्स, और देन सिंथेटिक एंड देन सेमी सिंथेटिक। ऐसे इजीली गाइस हम इसको भी देखेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम इसको समझ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको एकदम चिंदी पर समझ जाएगा, ठीक है। तो इसके भी 3 टाइप है, 3 मार्क्स को एग्जाम में आ सकता है सिर्फ अकेला। डिस्क्राइब दी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कौन सा बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बताओ। तो पहला है लीनियर और स्ट्रेट पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच, और तीसरा है क्रॉस लिंक। ये तीनों के नाम से ही इनकी डेफिनेशन पता चलेगी। चलो हम जानते हैं, पहला है लीनियर। तो लीनियर वाले में गाइस ध्यान दो, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, मतलब कि छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिसे आप सीधा स्ट्रेट चेन भी कह सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटे छोटे मोनोमर, देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये मोनोमर है, जो ये छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर क्या बनाए, ये पूरा का पूरा एक पॉलीमर बना दिया, जो कि स्ट्रेट है। स्ट्रेट है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर चेन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद रखना है। तो व्हेन अ मोनोमर मॉलिक्यूल्स, व्हेन अ स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, ज्वाइंट टुगेदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट में जब कोई भी स्मॉल पॉलीमर या फिर स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल्स, जब कोई लीनियर अरेंजमेंट में कंबाइन होता है और उससे एक पॉलीमर बन जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम स्ट्रेट चेन पॉलीमर कहते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। गाइस आपने अपने घर की वायर वगैरह देखी होगी, जो कि पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड इसे कहते हैं। फिलहाल पीवीसी को हम क्या कहते हैं, पॉली और विनाइल और क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड हम इसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पीवीसी कहते हैं। ये फिलहाल हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। अभी आप बोलोगे भाई कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, यानी कि आप HDP और LDP ये दो पढ़ोगे आगे चल के कॉन्सेप्ट, हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर, ये क्या होते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। बट अभी के लिए याद रखो कि जो ये लीनियर और स्ट्रेट पॉलीमर होता है, MCQ पॉइंट में, जेई नीट वगैरह में हर जगह पूछ लेता है कि ये पीवीसी हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है कि लो डेंसिटी पॉलीमर होता है। तो आपको याद रखना है कि पीवीसी एक लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है और ये हाई डेंसिटी पॉलीमर है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ समझना अच्छी बात नहीं होगी। अगले पार्ट्स में इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे स्मॉल स्मॉल जब मोनोमर कंबाइन होकर एक सीधा सा पॉलीमर बनाते हो और वो पॉलीमर स्ट्रेट दिखता हो, तो ऐसे पॉलीमर को हम स्ट्रेट चेन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। अब अगर आपको स्ट्रेट चेन समझ गया तो ब्रांच चेन आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है कि यहाँ पे कभी भी याद रखो, जो सेकंड कॉमन अरेंजमेंट है, मतलब यही कहलाती है सेकंड कॉमन अरेंजमेंट है। पहला तो क्या था, स्ट्रेट चेन लीनियर वाली, और ये सेकंड कॉमन स्ट्रेट अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होते तो है, कंबाइन होकर लीनियर भी बनाएंगे, और कभी कभी कहीं से इनका ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब देखो कुछ ऐसे, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऐसा ब्रांच हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी एक ब्रांचिंग क्रिएट होगी, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच पॉलीमर। ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो ये पूरा का पूरा एक अच्छे से ब्रांच है गाइस, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है, ये पूरा एक ब्रांच है, स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं जैसा इसके पहले वाला था। देखो तो ये लीनियर नहीं जैसे इसके पहले वाला था, यहाँ पे देखो कैसा ब्रांचिंग है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। क्या है ये, ब्रांच चेन पॉलीमर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसे चेन को हम ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। और गाइस ये लो डेंसिटी पॉलीमर है, यानी कि LDP आपको याद रखना है, ये लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, और एक ऐसे होते हैं ये हायर डेंसिटी पॉलीमर होते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मैंने समझा दिया है। मेरे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे और कर्सर पे ज्यादा फोकस किया करो, आपका ज्यादा फायदा हुआ करेगा, ठीक है। तो गाइस आप अच्छे समझ चुके हो कि भाई लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर क्या है और ब्रांच स्ट्रेट चेन पॉलीमर क्या है। और तीसरा वाला समझ लेते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये एग्जाम में अकेला का कभी कभी 2 मार्क्स को पूछ लेता है, डिस्क्राइब द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। तो गाइस ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ये बहुत ही आसान पॉलीमर है, और इसके बारे में आपको समझना ये है कि ये क्रॉस लिंकिंग करता है। जैसे कि मान लो 2 स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ऐसे 2 स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, और इनके बीच में 2 क्रॉस कर देना, मतलब इनके बीच में कुछ न्यू इनको ज्वाइन करा देना, क्रॉसिंग करा के इनको ज्वाइन करा देना। तो ये हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। मतलब कि यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट होता है छोटे छोटे पॉलीमर्स का। जो लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं इनका एक नेटवर्क क्रिएट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा ये क्या है, एक लीनियर चेन पॉलीमर है, और ये दूसरा वाला लीनियर चेन पॉलीमर है, ठीक है, ऐसा। तो इनके बीच में ये देखो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होकर कनेक्टिविटी कर दी गई है। फिर ऐसे यहाँ पे देखो ये भी, और इनके बीच में देखो ये 2 कनेक्टिविटी कर दी गई है। तो ये सब के सब क्या है गाइस, ये सब के सब क्रॉस लिंक्ड
लिंक्ड पॉलीमर है, मतलब क्रॉस लिंकिंग करके दो लीनियर पॉलीमर्स को, दो लीनियर चेन पॉलीमर्स को वी कैन कंबाइन, ठीक है। तो यही होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जांपल के लिए बता दूं कि बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दो के दो बहुत एग्जांपल अच्छे हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के। तो एग्जांपल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो उसमें से एक बेकेलाइट या फिर मेलामाइन एग्जांपल में रहेगा, ठीक है। तो आपको उसको टिक कर देना है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसा पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो इसे आपको प्लीज याद रखो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको समझ गया, एग्जांपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल खुद का आपका एक पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको बता दूं कि हमने ये दो कवर कर लिया है, सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर। देखो यही हमने तीनों पढ़ा है, इसीलिए मैंने इसको पूरा चार्ट में बना दिया है। ये आपको अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप लास्ट मिनट स्टडी जब होती है एग्जाम के लिए, तो उस टाइप पे आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सको, ठीक है। ये आप बस यही स्क्रीनशॉट आप रख के और फोन में रख के फटाफट आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए सब ये शॉर्ट बनाया गया है, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट नहीं फिलहाल थर्ड है, बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कभी कभी ये 5 मार्क्स को भी पूछ लेता है, ठीक है। अगर गाइज ये अकेला आया ना 5 मार्क्स के लिए, तो फिर पॉलीमराइजेशन चैप्टर से और कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका वेटेज ही बहुत कम होता है, 4 से 5 मार्क्स का इसका वेटेज होता है इस चैप्टर का। तो बेसिस ऑफ मोड ऑफ अगर पॉलीमराइजेशन आ गया तो फिर दूसरा कोई पार्ट नहीं आएगा, फिर यही एक क्वेश्चन सिंगल रहेगा इस चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में खुद बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम अभी लाइन से समझेंगे, और इसमें थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन है, जिससे आपको देख के डरना नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग करनी है, वही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो समझ लो भाई डेफिनेशन, जो कि 2 मार्क्स के लिए आप लिखोगे तो आराम से मिल ही जाएंगे, इतना सा लिख दोगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है पहले ये समझो। तो मैं सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बात बताऊं कि सिंपल वर्ड में मैं पहले अगर समझाऊं कि पॉलीमर क्या है, वो फिर आपको ये डेफिनेशन तो अपने में आप समझ जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, मेरे बातों को ध्यान देना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मोनोमर्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मोनोमर्स, बहुत सारे स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होके और क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन। तो यही प्रोसेस क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन होता है। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि जब यहाँ पे छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होंगे तो इनका जो मास रहेगा और वजन रहेगा वो बहुत कम रहेगा ना, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनका मास और वजन क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं उनका मास बहुत लो होता है, और जब वो पॉलीमर में बन जाते हैं तो बहुत सारे मोनोमर कंबाइन हो गए होते हैं ना, तो यहाँ पे जब पॉलीमर बहुत बड़ा बन जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल, तो उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा ये प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्मॉल मास वाले कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देता है हायर मास वाले में, ठीक है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। अब गाइस आपको एक बात बता दूं कि भाई जब ये कन्वर्जन, देखो बहुत सारी, ये मान लो M1, ये दूसरा पॉलीमर मतलब मोनोमर, ये तीसरा चौथा मोनोमर, ऐसे बहुत सारे मोनोमर है, तो ये कहीं ना कहीं कंबाइन भी होंगे ना, एक दूसरे से बॉन्डिंग करके कंबाइन भी होंगे ना। तो गाइस जिस बॉन्ड की वजह से ये छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स with the help of covalent bond and it is the formation of high molecular weight वाले जो compounds होते हैं उनका from the low molecular weight वाले compounds, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आपको डेफिनेशन बता देता हूं क्या होता है। इट इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लो molecular mass compound converted into high molecular mass by linking together repeating structural units मतलब क्या, जो बार बार रिपीट होता हो। बार बार रिपीट कौन होता है, मोनोमर, यानी कि मोनोमर ही क्या होता है, मोनोमर ही रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मोनोमर ही क्या होता है, मोनोमर ही रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मोनोमर स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो बाय लिंकिंग टुगेदर अ मोनोमर, यहां पे ध्यान देना, बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमराइजेशन के डेफिनेशन, जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछी जाएगी, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे आपने रिएक्शन में लिख के दे दिया कि लो मॉलिक्यूलर मास मटेरियल कंबाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टिव ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, वो एक साथ कंबाइन होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत प्रेशर और कैटलिस्ट देना पड़ता है, और फिर एट द एंड हमें हायर मॉलिक्यूलर मास मटेरियल हमें मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, यही होता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब गाइस ये पॉलीमराइजेशन होने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है एडिशन, फिर कंडेंसेशन, रिंग फॉर्मेशन,
तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से पॉलीमराइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी इन सबको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा अच्छे से किस तरीके से पॉलीमर क्रिएट होता है। मतलब पॉलीमर मतलब क्या कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते जाना, मतलब छोटे छोटे लोग कंबाइन हो के बड़े बड़े बनाना। जैसे कि गाइस हमारी स्किन की देख लो, हमारी बॉडी से देख लो, हमारी स्किन किससे बनती है? सेल से। ठीक है, तो वो सेल छोटे छोटे सेल से बनते हैं, अपनी स्किन छोटे छोटे सेल से बनती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेल्स कंबाइन हो के हमारी पूरी बॉडी बना देते हैं, तो इस हमारी पूरी स्किन बन जाती है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे पॉलीमराइजेशन है। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है पॉलीमराइजेशन का कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये पहला मोड है। मतलब पॉलीमराइजेशन होने के तीन तीन तरीके हैं। तो पहला वाला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और मैंने आपके टेक्स्ट बुक से बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे नोट्स आपके लिए लिख के दिया है, बिकॉज आप बुक्स में से नहीं पढ़ पाओगे और बहुत ज्यादा मतलब हार्ड भी है और वो शायद आपको समझे भी ना। तो इसके लिए गाइस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनाए, यही सेम पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखना एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, सो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है गाइस, ये पहले समझ लो। तो गाइस जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर का प्रोसेस ही है, ये बात ध्यान रखो। एडिशन पॉलीमराइजेशन ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर का प्रोसेस है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, बट उनका जो मतलब लॉस होता है ना, किसी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है। जैसे कि देखो, अगर मान लो आप A प्लस बी रिएक्शन दो कर रहे हो और इससे AB बना रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चीजें ना कैसा होता है, बगल में लॉफ हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाएंगी कुछ चीजें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर एडिशन पॉलीमर करा रहे हो तो पॉलीमराइजेशन तो होएगा, मतलब पॉलीमर तो बनेगा, बट यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लॉस नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। वो एडिशन इसीलिए इसका कहा गया कि यहाँ पे सब एड अप रहते हैं, मतलब यहाँ पे सबके सब ऐड हो जाएंगे, कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे मतलब ऐसे मोनोमर, मतलब पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर चाहिए। मोनोमर यानी कि रिपीटिंग यूनिट चाहिए, तभी कोई रिपीट होने वाला चाहिए ना, तब ना मोनोमर पॉलीमर बनेगा। जैसे कि एक वॉल में जो ब्रिक्स होता है बार बार रिपीट होता है और जाके फिर एक बॉल जो वॉल है वो बन जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी मोनोमर चाहिए। तो एडिशन रिएक्शन में एक खासियत है कि इसमें सिर्फ वही लोग कंबाइन हो सकते हैं जो डबल बॉन्ड वाले हो, मतलब डबल बॉन्ड वाले मोनोमर ही यहाँ पे कंबाइन होते हैं। और डबल बॉन्ड जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड लाइक की विनाइल हो गया, फिर विनाइल एक्रो, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं यार, मतलब मैं आपको सब दिखाऊंगा, डोंट वरी, रुक जाओ। ठीक है, तो सारे बहुत सारे मोनोमर्स हैं, बहुत सारे मोनोमर जो कि डबल बॉन्डेड मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो डबल बॉन्डेड जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ये कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, और जो रिएक्शन होता है उसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द मोनोमर जो होते हैं, जैसे कि विनाइल होते हैं, विनाइल कैटेगरी के आते हैं। विनाइल वाले मैं बताऊंगा विनाइल क्या होता है, रुको। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि विनाइल कैटेगरी के हैं। ठीक है, और विनाइल कैटेगरी वाले डबल बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्डेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विनाइल क्लोराइड हो गया जैसे कि, ये सब डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड मोनोमर ही एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड नहीं करते। तो ये भी MCQ पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी विनाइल कैटेगरी वाले मतलब कोई भी अगर मोनोमर कंबाइन होते हैं, तो वहां से जो भी पॉलीमर बनेगा तो क्या होगा, विनाइल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाएगा, और या फिर उस पॉलीमर को हम विनाइल पॉलीमर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस। यहाँ पे एक खासियत ये है कि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे रेडिकल क्या होता है, तो मैं रेडिकल बताता हूँ, रुक जाओ, बस अगला रिएक्शन में समझ लेके चलता हूँ आपको, अभी समझेगा। तो रेडिकल का यहाँ पे कॉमन एडिशन पॉलीमराइजेशन में कभी भी याद रखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो इसमें डबल बॉन्ड वाले मोनोमर कंबाइन होते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें हमेशा याद रखना कि रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल ही कंबाइन होकर बड़े बड़े चीजें बनाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मतलब रिडक्शन नहीं होता, उनका लॉस नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि इसमें मोस्टली विनाइलिक ग्रुप इस्तेमाल होता है, विनाइलिक वाला जो ग्रुप्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए याद रखना है। ओके, और जिस तरीके से मैंने बताया तो आपको याद रखना है। गाइस आपके स्टेप्स में जाओगे ना बुक्स में तो बहुत चिंदी मतलब है नहीं ज्यादा, यहाँ पे मैंने चिंदी कर दिया पूरा। तो यहाँ पे स्टेप्स आपको दिया हुआ है। स्टेप्स 1 में चेन इनिशिएशन, मतलब कि जो भी, अब देखो एक बड़ा सा पॉलीमर बनेगा तो एक टाइप का वो चेन ही कहलाएगा ना। तो यहाँ पे चेन का इनिशिएशन कैसे होता है ये समझो। तो कभी भी ये चेन जो होती है वो इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे इनिशिएटेड होती है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्जैक्टली भाई फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो, अगर मान लो गाइस आपके सामने यहाँ पे CH3 और बॉन्ड CH3 दो इथेन है, मतलब यहाँ पे एक इथेन मॉलिक्यूल है। तो आपको पहले ये समझो कि ये एक जो बॉन्ड है और ये एक जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर गाइस
गाइस यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, समझा कि नहीं, वो कार्बन के पास। देखो तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, दोनों को बनाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 और ये भी CH3, और दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए थे ना। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे तो देखो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया यहाँ पे और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया यहाँ पे। अब ये किसी अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये ऐसे ऐसे बॉन्ड इससे बना सकते हैं, ठीक है, अगर ये चाहे तो। बट फिलहाल ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो फिलहाल क्रिएट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों कर रहे हैं कि एक ऐसा रेडिकल जो कि रेडिकल मीन जो बॉन्ड क्रिएट कर सकता हो, तो एक ऐसा रेडिकल जो कि फ्री हो, मतलब किसी से भी बॉन्ड बना सकते हो, बस उसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे वो उससे तुरंत बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, ये होता है अपना फ्री रेडिकल। तो एडिशन रिएक्शन में गाइस हमें इसी फ्री रेडिकल का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे देखो CH3 जो होता है ये होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो CH3 की जगह में हम R भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं R का ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा भी दिखा सकता हूं, तो वही सेम है फ्री रेडिकल, एक ही बात होती है चाहे जो आप दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये फ्री रेडिकल बनाने वाला चाहिए, तो एडिशन रिएक्शन में इसलिए तो हमने चेन इनिशिएशन रिएक्शन रखा है। तो चेन इनिशिएशन रिएक्शन में ये बात फिक्स हो गई कि भाई फ्री रेडिकल बनाना है। बट ये फ्री रेडिकल किससे बनेगा, तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए बहुत सारे हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्टिब्यूटाइल पेरोक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे हम कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमें फ्री रेडिकल मिलता है। और यही फ्री रेडिकल जैसे कि ऐसा ऐसा कैसा भी दिख सकता है, यही फ्री रेडिकल से हमारा चेन इनिशिएट होता है। तो चलो गाइस मैं आपको यहाँ पे जो करके दिखाया उसको करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है। देखो मैं एक एक अच्छे से पॉइंट दिखाऊंगा, आपकी बुक की चीजें आपको डरनी नहीं है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं लिख के तुरंत मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं अपने पास, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा, इस तरीके से कुछ गाइस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो तो जब यहाँ पे इस तरीके से गाइस कुछ फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब क्यों ना आगे हम थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेक करूंगा तो ये कैसा दिखेगा आपको समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो CH3, ठीक है, और बॉन्ड C डबल बॉन्डो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसके पास भी सिमिलर मेथड में उसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है, बॉन्ड, और ये देखो भाई ये भी वैसे ही बनेगा ना, ये वाला भी वैसे ही बनेगा ना, और ये भी वैसे ही बनेगा, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं, बस इधर उधर दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा एक साथ लिख सकता हूँ क्या, और एक को मिटा दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा आपको, देखो ऐसा मैं इसको एक को मिटा देता हूं, दो बार लिख दिया, एक ही बात तो है। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा कि नहीं, दो बार लिख दिया उसने, दैट्स इट, और कुछ यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है, इतनी सी बात है, और पहली मुलाकात है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, बहुत ही आसान सी बात है, पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आएगा, अब ध्यान देना कैसे, ये चीज आपको समझनी है, ओके। देखो तो CH3 दिया हुआ है, जब यहाँ से मैं एक बार और ब्रेक करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापिस से यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो एक मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा और दूसरा वाला कैसा बनेगा, दूसरा वाला ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली रहेगा। समझ गया कि क्या बोल रहा हूं मैं, समझा कि नहीं समझा अच्छे से। चलो तो लेकिन गाइस देखो फिर आपको नहीं लगता कि ये वाला अनस्टेबल है, आपको नहीं लगता कि ये वाला अनस्टेबल है ना। देखो क्या होएगा, ये तो बन गया ना आपको, ये एक फ्री रेडिकल मिल चुका है आपको, ये आपका फ्री रेडिकल है, लेकिन ये आपको लगता नहीं कि ये वाला जो अपना पास है ये पूरा का पूरा ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल नहीं है भाई। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में तो दो बना सकता है और कार्बन चार बना सकते हैं, तो ये वाला इधर आएगा और ये कंबाइन होकर ऐसा यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्डो, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गया, हवा में उड़ गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये रहेगा आपके साथ ही, डोंट वरी, बट ये आपका बन गया यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्लोराइड, मतलब कि ये जो आपका ये निकल गया, जो भी क्लोराइड नहीं कह सकते हो, बट ये जो आपका क्रिएट हुआ इसे आप कह सकते हो कि ये फ्री रेडिकल है। देखो यही है आपका मिथाइल रेडिकल, आप इसे कह सकते हो ये फ्री रेडिकल। तो कैसे आया इजीली, या तो आपको समझा ही रहेगा, और मुझे पूरी आशा है कि आपको समझा है, 100% आपको समझा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, फिर मैं इसे हटाता हूं, और रेडिकल कैसे बनाना है ये तो आपको समझ चुका है, मतलब बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ब्रेक करोगे वो किधर भी इलेक्ट्रॉन आप लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे इधर रखूं, मैं चाहे उधर रखूं, ठीक है, मेरी मर्जी, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ओके। चलो अब आगे बढ़ते गाइस, चलो नेक्स्ट अभी हमें पॉलीमर बनाना है, ये तो मोनोमर है, एक रेडिकल के हेल्प से पॉलीमर बनाना है, ठीक है। तो अब ये CH3 को मैं R डॉट भी लिख सकता हूं क्योंकि वो मिथाइल ही तो है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे विनाइल वाले से, मैंने बोला था ना एडिशन रिएक्शन किससे होता है, विनाइल से, तो अब ये इनिशिएट कर रहा हूं मैं रिएक्शन को। पहले मैंने रेडिकल बनाया क्योंकि एडिशन रिएक्शन विदाउट रेडिकल कैन नॉट बी पॉसिबल, तो रेडिकल बन गया मेरा। अब मैं चेन को इनिशिएट करूंगा, मतलब पॉलीमर के रास्ते में मैं चल दिया, मंजिल के लिए मैं चल दिया हूं, ठीक है। तो अब मंजिल के लिए जाने के लिए यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप इस्तेमाल होता है, तो चलो मैं यहाँ पे एक विनाइलिक ग्रुप बना लेता हूँ,
तो फिनाइलिक ग्रुप गाइस मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो ये CH3 डबल बॉन्ड और ये CH और Y की जगह में कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो, चाहे तो आप Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, आलू ले लो, बटाटा ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये आपका बन गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो मैं हूं ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी से बना है ना ये, ठीक है। चलो इसको ब्रेक करते हैं, फोड़ो साले को, इसको फोड़ो फोड़ो, ठीक है। ये फोड़ दो इसको यहाँ पे, और फोड़ोगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर पे आ जाएगा और ये वाला इधर पे आ जाएगा। इट्स फाइन और नॉट, इट्स फाइन। चलो आगे क्या होएगा, जब ये इधर पे आएगा ना, तो देखो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, धमाल होने वाला, धमाल, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है ना, मतलब ये कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे शॉर्ट में बना देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बगल में अगर आप R डैश चलाओगे तो ये R डैश इससे कनेक्ट नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या आने वाला है, तो R बॉन्ड और ये देखो वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये R का इलेक्ट्रॉन, ये C का इलेक्ट्रॉन, ये मतलब कंबाइन हो गए। यहाँ पे फिलहाल 2 है, चलो तो अब ये कंबाइन हो गए, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ये CH_Y। दिस इज दी और अनदर रेडिकल। तो देखो मतलब अब ये पहला रेडिकल आपको ये CH3 बन गया था, अब आपका ये दूसरा रेडिकल बनेगा, ये आपका पूरा अक्खा दूसरा रेडिकल है। ऐसे इसको किसी और में कंबाइन करो, फिर एक और बनेगा बड़ा सा, फिर को ऐसे और कंबाइन करो, वो भी और बड़ा सा, फिर ऐसे और कंबाइन करो, वो भी बड़ा सा। तो ऐसे बहुत बड़े 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 कंबाइन बनते जाएंगे, समझा कि नहीं। तो ये बहुत बड़े बड़े कंबाइन ऐसे क्रिएट होते जाएंगे, और कंबाइन होके ऐसे रेडिकल बनेगा, फिर कंबाइन होगा, फिर रेडिकल बनेगा, फिर कंबाइन होगा, फिर रेडिकल बनेगा, फिर कंबाइन होगा। ये एक पूरी चेन इनिशिएट हो चुकी है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना होता है, ठीक है। तो एक पूरी की पूरी एक चेन इनिशिएट हो चुकी है, और इसी प्रोसेस को हम चेन इनिशिएशन कहते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये अच्छे समझा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये 100% समझा होगा, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको डाउट होगा भी तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, बस आपको समझ जाएगा पूरी वीडियो को, ठीक है। चलो तो यहां से अब देखते हैं सेकंड स्टेप। अभी भी पॉलीमर किधर बना है, अभी तो जस्ट चेन इनिशिएट हुई है, मतलब छोटे छोटे रेडिकल से बड़ा रेडिकल, अब इस बड़े रेडिकल से और बड़ा रेडिकल, फिर और बड़े रेडिकल से और बड़ा रेडिकल, फिर उससे भी और बड़ा रेडिकल, ठीक है। तो ऐसे बड़े 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 रेडिकल बनते जाएंगे। चलो अब हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं, चेन प्रोपागेशन। अब इनिशिएट हो चुके हैं तो उसे आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसे चेन इनिशिएट तो हो चुका है, अब उसे हमें क्या करना है, प्रोपागेट करना है। तो चेन प्रोपागेशन हमको देखना है, अभी फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होता है चेन प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेडिकल इनिशिएट हुआ था, जो रेडिकल इनिशिएट हुआ था इनिशिएशन स्टेप में, उसी रेडिकल को हमें आगे बढ़ाना है, उसी में थोड़ा बहुत हमें आगे एडिशन करके और विनाइल मोनोमर से और ऐड करेंगे हम एक बार, ठीक है। ऐसे हम बहुत नंबर ऑफ, मतलब अभी तो वहां पे हमने क्या किया था, एक ही विनाइल से ऐड किया था, यहाँ पे हम n नंबर ऑफ विनाइल इस्तेमाल करेंगे, अब पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे, और वो जो रेडिकल मिला था उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो वही सेम स्टेप होगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहाँ पे, और CH_Y ऐसा, ये रेडिकल याद रखो अच्छे से। चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n टाइम्स दिया, तो डरो मत, n टाइम्स मतलब एक दो नहीं 1000 बार दिया है, बस समझ के रहा कि नहीं समझ गया। चलो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, ब्रेक करो इसको, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, समझा। तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी तो कैसे बनेगी, ये R बॉन्ड CH2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, अच्छे से याद रखो इसको, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ पे कंबाइन करोगे ना, कंबाइन कंबाइन कंबाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाली जो आपकी बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग से सारी चीजें होने वाली है, मतलब यही बॉन्डिंग ही आपका सारा कुछ जो भी मैटर आगे करेगा। तो ये यहाँ पे आप कंबाइन करो, CH_Y आप यहाँ पे लिख लो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आया था ये, और इससे ये बॉन्डिंग कर लेगा, कैसे करेगा, देखो CH2 टाइम्स ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये खाली पड़ जाएगा, ऐसे CH_Y ऐसा खाली पड़ जाएगा, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे कंबाइन क्या क्या हुआ है, आपको यहाँ पे ये n टाइम्स कंबाइन हुआ है, समझा कि नहीं, ये n टाइम्स, मतलब देखो ये और ये आपका कंबाइन हुआ है, समझा कि नहीं। मतलब ये देखो इधर पे है, और ये देखो इधर पे है, ये दोनों एक साथ कंबाइन हुए, और बाकी का देखो, मतलब देखो ये दोनों एक साथ कंबाइन हुए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विद सिंगल रेडिकल। तो फिर से अगेन एक रेडिकल बन गया, फिर से आगे एक रेडिकल बन गया, समझ में आया क्या। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, मतलब देखो ये CH2 और ये CH_Y, ये CH2 और ये CH_Y यहाँ पे है, जो कि एक एक रेडिकल बनाए थे और एक साथ ही कंबाइन हो गए, अपने को यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आगे वाला जो ये CH_Y है, देखो यहाँ पे CH_Y है, और यहाँ पे जो ये CH2 है, यहाँ पे एक दूसरा CH2 है, मतलब जो इस वाले ग्रुप का नहीं रखोगे, CH2 रखना ही पड़ेगा ना। तो ये CH2 इधर पे आ गया, तो ये पूरा फिर से अगेन एक रेडिकल मिल गया। अब इसको और आगे इस्तेमाल करो, ऐसे करके आपकी बॉन्डिंग बनते जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा चेन प्रोपगेशन, आपने चेन को एक प्रोपगेट कर दिया। R की जगह में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी मिथाइल वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बड़ा बड़ा, अभी देखो ये खुद का पॉलीमर है, मतलब कहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, CH3 से, ये छोटे से रेडिकल से, फिर हमारा ये बड़ा सा रेडिकल बना, और इसको हमने अगेन विनाइल से कंबाइन किया, मतलब रेडिकल बनाओ विनाइल से कंबाइन करो, रेडिकल बनाओ विनाइल से कंबाइन करो।
तो पहले स्टेप में जस्ट हमने ऐसे इनिशिएट कर दिया था, अब हम उसे प्रोपगेट कर रहे हैं, मतलब बड़ा बना रहे हैं उसे, और बड़ा बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। आपको बड़ा रिएक्शन देख के डर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान, छोटे छोटे चीज कंबाइन होकर बड़ी चीजें बन रही है, यही तो है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बड़ा है, थोड़ा सा पॉलीमर आपको बन चुका है। और अब चेन अगर बनी है तो हमको मान लो आप चाहो तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें अब एंड भी करना चाहिए ना कहीं हमें खत्म भी करना चाहिए इस रिएक्शन को। तो हमें चेन इस रिएक्शन को खत्म करने के लिए हमें लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन रिएक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन रिएक्शन करने अगर हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा रिएक्शन को, देखो तो मतलब जो चेन होती है और कंटिन्यूअसली टर्मिनेट मतलब बढ़ते जाती है, जब कंटिन्यूअसली चेन बढ़ते जाएगी तो उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी स्टेज में तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा ना, रेडिकल बनते जाएंगे, पॉलीमर बनते जाएगा, तो किसी ना किसी स्टेप में तो हमें टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे मोड है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक इस्तेमाल करने वाले बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोविंग चेन रेडिकल, दो ग्रोविंग चेन रेडिकल जो ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हीं चेन रेडिकल का हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे रिएक्शन को। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक ग्रोइंग चेन, अभी इसके पहले जो हमें प्रोपगेशन में मिला था ये एक ही मिला था ना, अगर हम दो इस्तेमाल करें, इसका दो इस्तेमाल करें तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको देखना ध्यान से, R बॉन्ड, ये CH2 बॉन्ड CHY, ये तो आपको समझ गया ना, ये N टाइप से, अब कितने बार रहेगा वो हमको क्या पता। ठीक है, मुझे भी तो नहीं पता कितने बार है, ये हो गया एक बार, और दूसरी बार, यहाँ पे दूसरी बार देखो, दूसरी बार मैं थोड़ा सा जस्ट उल्टा लिखूंगा, थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CHY बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पे CH2 बॉन्ड CHY N टाइम्स। ठीक है, और ये बन गया R। अब देखो क्या होएगा यहाँ पे, अब देखो क्या होएगा, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ भी एक रेडिकल है, ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो सकते हैं ना, ये दोनों रेडिकल जैसे ही कंबाइन होंगे देखो ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा, यही मिलेगा, देखो यही मिलेगा। मैं तो कहूंगा आप इसको मत देखो, मैंने जो यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा आप लिखना, ठीक है, इसको आप लिखना, और बहुत आसान है, आप ये देख से रट्टा मत मारना। ठीक है, पहले इनिशिएशन में क्या मिला था, इनिशिएशन में ये मिला था, देखो पहले CH3 मिला, फिर ये मिला, बस इसी को तो इस्तेमाल एक बार बस इससे पढ़ लो। एसिटाइल पेरोक्साइड का डिफिनेशन याद रखो, क्योंकि यही से तो रेडिकल मिलेगा, पढ़ा था ना यहाँ पे, मैनी कैटलिस्ट कंबाइन टू गिव एसिटाइल पेरोक्साइड लाइक, और बेंजोल पेरोक्साइड, ये सब फ्री रेडिकल देते हैं। तो यहां से फ्री रेडिकल मिला, ये फ्री रेडिकल को हमने कंबाइन किया विनाइल से, क्योंकि मैंने बोला था ना एडिशन रिएक्शन विनाइल से होता है, मैंने पहले ही बोला था। तो विनाइल से आप कंबाइन कर लो, जितना अच्छे से मैं बता रहा हूं उतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे विनाइल मोनोमर से कंबाइन कर लो, और विनाइल मोनोमर यहाँ पे है, इसके साथ कंबाइन करोगे तो आपको एक और नया रेडिकल मिलेगा, फिर इस और नए रेडिकल को आप यहाँ पे प्रोपगेशन में इस्तेमाल करो, और इसको अगेन n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड विनाइल से इस्तेमाल करो, कंबाइन करो, और आपको ऐसा बड़ा सा एक और रेडिकल मिलेगा, देखो यहाँ पे डॉट है, बड़ा सा रेडिकल मिलेगा। अब इस बड़े से रेडिकल को अगर आपको टर्मिनेट करना है रिएक्शन को, तो उसी बड़े से रेडिकल को दो बार इस्तेमाल कर लो, दो बार यहाँ पे देखो ऐसा ऐड कर दो, तो जो सामने सामने के जो यहाँ पे रेडिकल रहेंगे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर एक बड़ा सा पॉलीमर, और यही पे रिएक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रेडिकल का बनना बंद, वहीं पे आपका रिएक्शन बंद, रेडिकल बंद रिएक्शन बंद, समझा कि नहीं, यही चीज आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो आप ये पूरा बड़ा सा रिएक्शन बनेगा, आप इसको नहीं लिखोगे ना, देखो पहले आप क्या करना, पूरा अलग अलग लिख के दिखा देना, ये अलग अलग लिख दो इन दोनों को, ये नहीं लिखोगे रिएक्शन तो भी चलेगा यार। ठीक है, आप देखो क्या करो, करेक्ट माना जाएगा, ये दोनों अलग अलग लिख दो, जब आप इसको प्लस साइन हटा दो और ये कंबाइन कर दो, और आगे लाइन ऐसा ये एरो खींच के, और ये लाइन पूरा ऐसा इसी को लिख दो, दिस इज द करेक्ट, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ जो, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, समझा अच्छे से तो समझना, मतलब ये नहीं लिखोगे, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो चलेगा, आप सीधा ये फुल मार्क्स मिलेंगे। वही चीज ये भी है, वो आपके साथ इल्यूजन है, यही ये भी है, यही ये भी है, बस थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे n+1 कर दिया, वो नहीं लिखोगे चलेगा, इट्स फाइन। ठीक है, वही चीज यहां भी लिखी हुई है, वही सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, मतलब दो बार इसको लिखो, इस डॉट से दोनों को कनेक्ट कर दो, और जो आएगा वही आपका ये रहेगा एरो के बाद वाला। ठीक है, तो इतना आसान सा था। तो ये था गाइस आपका एडिशन रिएक्शन, यानी कि हमने बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का पहला एडिशन रिएक्शन में तीनों स्टेप, चेन ऑफ इनिशिएशन, चेन ऑफ प्रोपगेशन, चेन ऑफ टर्मिनेशन, तीनों कंबाइन कर दिया। मतलब ये रेडिकल के ऊपर डिपेंडेंट है, और विनाइल क्लोराइड मतलब जो विनाइल होता है, विनाइल ग्रुप, उसी से हमारा डबल बॉन्डेड ग्रुप से ही हमारा सारी चीजें यहाँ पे कंबाइन होती है। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में हमने रेडिकल बनाया, फिर चेन प्रोपगेशन में हमने उसी रेडिकल को इस्तेमाल करके बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाए, और उन पॉलीमर्स को अगर हमें बंद करना है, क्लोज करना है, तो अब उसी हम चेन प्रोपगेशन में जो हमें बड़े बड़े रेडिकल मिले थे उन्हें दो बार हम ऐड कर देंगे, तो हमें चेन टर्मिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और चेन वहां पे जो अपनी पॉलीमर बन रही थी, नहीं तो ऐसे में कितनी बड़ी पॉलीथीन बन जाएगी, कितना बड़ा मतलब पॉलीमर बन जाएगा, इस धरती को भी क्रॉस कर जाओगे, तो उतना बड़ा नहीं चाहिए हमें जितना चाहिए उतने लिमिटेड। जब हमें क्लोज करना होगा बनाना पॉलीमर का, क्योंकि पॉलीमर क्या है, छोटे छोटे मोनोमर का कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन, कंटिन्यूअसली छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होते ही रहेंगे, तो ऐसे में तो फिर बहुत बड़ा अर्थ ही भर जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें क्या करना है, हमें क्लोज करना पड़ेगा टर्मिनेशन को, टर्मिनेशन क्लोज करना पड़ेगा, तो दो बार इसी प्रोपगेशन को इस्तेमाल करेंगे, वहीं पे रिएक्शन क्लोज, और वहीं पे आपका चेन ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं उसी चीज को।
ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। नाउ नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत आसान है, छोटा सा है, और ऐसी फिर रिंग तो और चिंदी है। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कंडेंसेशन अभी देखने जल्दी से समझ ले, यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होता है भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान, इत्तूफा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन समझते क्या होता है। यहाँ पे गाइस हमको एक चीज यूज करना होता है, ये थोड़ा सा आप देखो, कुछ चीज पाना है तो कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यही इस रिएक्शन में होता ही है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन कर नहीं सकते हो। तो टेरिप्थैलेट एसिड और या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर टेरिप्थैलिक एसिड, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल और अगल बगल अपने OH। ठीक है, तो ये दोनों आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है। अब पॉलीमर बनाना है तो कितने नंबर ऑफ हम इस्तेमाल करेंगे हमको क्या पता, ये तो फिलहाल रिपीटिंग यूनिट यही कहलाएगा ना, क्योंकि यही तो मोनोमर है, यही आपका रिपीटिंग यूनिट है, यही बहुत बार कंबाइन होगा। और ये भी आपका रिपीटिंग यूनिट है, जो कि टेरिप्थैलिक एसिड इसका नाम है। टेरिप्थैलिक एसिड मतलब बेंजीन के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा दो। ठीक है, और n टाइम्स कितने बार लिया हमको क्या पता, बहुत बार लिया हमने। ठीक है, तो ये भी अपना क्या है, ये भी दोनों रिपीटिंग यूनिट है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे कंडेंसेशन होगा। अब देखो यहाँ पे मोनोमर दोनों अलग अलग है, ये मोनोमर अलग है, ये मोनोमर अलग है, क्या फर्क पड़ता है अपने को, जो बनेगा देखा जाएगा भैया क्या बनता है। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको बहुत ही इस्तेमाल और बहुत ही चिंती है, देखो एक झटके में समझा ना कि ये दोनों मोनोमर है, कंबाइन होने वाले मोनोमर होते हैं। अब n नंबर है, n नंबर है ना ये, अब कितने पता, क्या पता कितने नंबर है, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, ये बात फिक्स है। अगर ये 1000 करोड़ है तो ये भी 1000 करोड़ रहेगा। अब कितने सारे कंबाइन होते हैं अपने को क्या मालूम, मैं देखने थोड़ी गया हूँ। ठीक है, n नंबर है ना यहाँ पे, इसके लिए याद रखो। तो अब यहाँ पे OH और n को मत देखो, n को देख के n कुछ नहीं है, उसकी कोई हिम्मत ही नहीं है, n बस एक नंबर दिखाता है कितने है, n को गया भाड़ में। ठीक है, ये H और OH, ये दोनों H2O गायब हो जाएंगे, साइड में निकल जाएंगे। H2O निकलते ही क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये H2O बाहर निकलेगा, ये H2O पानी बाहर भगा दो, और पानी निकालते ही आपको कुछ यहाँ पे नया क्रिएट हो जाएगा। पानी निकालते ही देखो ये एक OH साइड में, ये CH2 बॉन्ड CH2 ये साइड में, ये ऐसी ब्रैकेट ऐसे ही लगाया दिखाने के लिए कितने बार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा देखो जरा ध्यान से, HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड, और ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये तीसरा ऑक्सीजन, और आगे आपका बना है बेंजीन रिंग। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसा रहेगा, HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा रहेगा। ये यहाँ पे जो ये लिखा है ये कैसे होता है, C डबल बॉन्ड, और ये ऐसा रहता है OH, ऐसा था वो, और इधर से कैसा था CH2 बॉन्ड OH, ऐसा था। तो यहाँ पे जब इसे निकालूंगा तो यही बचेगा ना मुझको, यहाँ पे यही मिलेगा ना मुझे, यही मिलेगा ना, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। समझा कि नहीं, यही मिलेगा ना मुझे यहाँ पे यार, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तुमको। ये कैसा, ये पूरा C डबल OH कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH ऐसा दिखता है ना, ये गायब हो गया तो यही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिला देखो, ये पूरा का पूरा एक चीज जो मिली है इसको बोलते हैं ईस्टर, ये ईस्टर होता है, ईस्टर मतलब समझा क्या, टेरिप्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल को कंबाइन करो, वाटर निकालो, आपको मिलता है ईस्टर लिंक। यहाँ पे पूरा ईस्टर की लिंकेज है, ये ईस्टर बनता है। कब बना ईस्टर, जब हमने OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप दोनों को गायब किया और पानी बना के बाहर भगा दिया, तब जाके हमें कहीं ईस्टर लिंक मिली है। और गाइस जो भी ये बड़ा सा कंपाउंड दिखता है ना हमें, ये तो बाकी फिर वही चीज यहाँ पे छाप दो और कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अंदर जो भी चीज हमें ये मिला है ये कुछ और नहीं, ये स्ट्रक्चर है टेरिलिन का। किसका स्ट्रक्चर है, टेरिलिन। टेरिलिन पता है ना, टेरिलिन आपको याद है, कपड़े वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है टेरिलिन। ठीक है, तो टेरिलिन ये हमें मिल गया। आप इसे डेक्रॉन भी कह सकते हो। तो एग्जाम में भाई पूछ सकता है कि प्रिपेयर डिस्क्राइब द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन और डेक्रॉन, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे एग्जाम में मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नहीं तो अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछ लेगा तो आप ऐसे ही बता दोगे, इसीलिए वो इनका पूछता है, ऐसे पूछता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता सारी चीज ये। तो टेरिलिन और डेक्रॉन आपको ऐसा प्रिपरेशन पूछेगा। अब गाइस अगर मान लो आपको एक इतना बड़ा सा टेरिलिन चाहिए, कपड़ा है, मान लो कपड़ा है, ठीक है, मान लो कपड़ा है, टेरिलिन जो भी रहेगा अपने क्या फर्क पड़ता है, बट सपोज दैट कि ये कपड़ा है टेरिलिन और इतना बड़ा है, तो ये कितने सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना रहेगा, ऐसे कितने सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना रहेगा। तो ये भी इतने बड़े कपड़े के लिए ये भी एक टाइप का मोनोमर बन जाएगा, और इसके लिए ये छोटे छोटे मोनोमर थे। समझा कि नहीं। तो ऐसे ही अब ये भी हजारों बार करोड़ों बार ये ऐसा मतलब रिपीट होगा और ये बड़ा सा एक टेरिलिन बनेगा। समझा। तो बस ये एक जस्ट रिपीटिंग यूनिट बना है हमें टेरिलिन का।
इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो जो गाइस रिएक्शन किया ना वही रिएक्शन यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर, बहुत सारे फंक्शनल, पॉलीफंक्शनल मतलब क्यों बोल रहा है कि देखो यहाँ भी OH यहाँ भी OH, दो फंक्शन, यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH ये भी है, मतलब कार्बोक्सिल। तो पॉलीफंक्शनल हो गया ना, पॉली मतलब बहुत सारे फंक्शनल, ठीक है। तो और यहाँ पे एलिमिनेशन कर दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, हमने एलिमिनेशन किया वाटर मॉलिक्यूल का, और इसी को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी की वजह से ये भी एक टाइप का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि इसमें बार बार सीरीज ग्रोथ होती रहती है। पहले छोटे छोटे कंबाइन करके बड़ा बनाओ, और ये बड़ा बड़ा कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर करके बड़ा सा टेरिलिन बनाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको याद रखना। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खुद पहले छोटों से बना है, ये खुद पहले छोटों से बना है और ये बड़ा बन गया। इस तरीके से ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो गया। समझा अच्छे से? तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते गाइस, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। गाइस ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन आगे चल के मैं वैसे भी इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब आपको नाम बहुत अजीब अजीब मिलेंगे, यही है आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम लिख लो ना यार, अभी यहाँ पे क्या लिखूं अच्छे से, आपको समझता है ना ये, ठीक है। तो ये है आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब प्लीज आप इस चीज को याद रखना अच्छे से, ये आपको अच्छे से याद रखना पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। यही है आपका एप्सिलॉन कैप्सुलैक्टम, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि रिंग को ओपन करो और उससे जो नया बनेगा वो पॉलीमर बनाओ, रिंग को ओपन करके पॉलीमर बनाओ, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम ये एक केमिकल कंपाउंड है, आपको नाम बहुत अच्छा लग रहा होगा, अद्रम, ठीक है। तो ये है आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये रिंग के जैसे होता है और इस रिंग को ओपन करना है। मैं इसी रिंग को ओपन करना सिखाऊंगा, मुझे ओपन करना ही तो आता है बस, और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करने सिखा देता हूं। अब मैं ऐसे कितने बार, हजारों बार इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए यहाँ पे एन लिया हुआ है। हजारों बार, मैं एक बार करता तो यहाँ पे एन नहीं लिखता, बट मैं हजारों बार कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे कितने बार भी लिखूंगा, मेरी मर्जी, चाहे मैं एक बार लिखूं चाहे मैं 2 बार लिखूं, मेरी मर्जी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं कैसे ये रिएक्शन हुआ। तो यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करता हूं सी, और देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये एक यहाँ पे एक ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो ये एक, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसका खुद का स्ट्रक्चर बनाऊं अच्छे से, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये एक डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH2, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं लगाओगे क्या, बिना हाइड्रोजन के कोई भी चीज बना दोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे बन गया CH2, यहाँ पर भी बन गया CH2, और ये रहा दूसरा CH2, और ये ऐसे बॉन्ड। फिलहाल ये ऐसा होता है, ये है आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। ये है आपका एप्सिलॉन, इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ये है आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। तो यहाँ पे कितने बार CH2 यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम में 5, तो यहाँ पे मैं 5 बार ना लिख के CH2 को 5 बार ऐसा लिख दूं, यस माय डियर, ओके इट्स फाइन। फिर उसके बाद कौन अटैच है, NH है, तो यहाँ पे NH लिख दो, इट्स माय डियर, ओके फाइन, ठीक है। NH लिख दो, और NH के आगे वाला बॉन्ड नहीं बनाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ बना दो, और C के इधर वाला बॉन्ड नहीं बनाओगे, इधर बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि N नंबर यूज किया है। अगर मैं एक बार करता तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखो, N बार है तो यहाँ पे N लिख दो। अब क्या पता यहाँ पे ये बॉन्ड खाली है ना, ये दोनों बॉन्ड क्यों होते हैं, ये बॉन्ड इसलिए खाली होता है कि और एक दो अगर एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम आया तो हम उसको भी करेक्ट कर लेंगे, समझा। तो ये होता है रिंग फॉर्मेशन, ऐसे रिंग की फॉर्मेशन हम करते हैं, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये था आपका एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन फ्रॉम द रिंग, ठीक है। इस तरीके से गाइस आपको याद रखना था। तो ये था गाइस आपका पूरा का पूरा बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से हम पॉलीमर बना सकते हैं। पहला था एडिशन, जिसमें हम रेडिकल, फ्री रेडिकल और विनाइलिक ग्रुप्स का इस्तेमाल करके हमने एडिशन किया, चेन इनिशिएट किया, फिर उसी चेन को प्रोपेगेट किया, और फिर उसी चेन को 2 बार इस्तेमाल करके बंद किया। जितने बार हो सके इन तीनों स्टेप को याद कर लेना, बार बार कह रहा हूं। फिर उसके बाद कंडेंसेशन देखा और रिंग का ओपनिंग देखा। अब हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो पहला इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मो मींस हॉट सेटिंग, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर ऐसे बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, और यहाँ पे बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। चलो इनको समझते हैं अच्छे से क्या होता है। तो इलास्टोमर क्या होता है पहले ये जान लो, आपको ये रबर दिख रहा है, ये इलास्टोमर, ठीक है। तो मतलब जो इलास्टिसिटी हो, जिसे आप खींच सकते हो, जिसमें आप स्ट्रेच कर सकते हो, जिस चीज को आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, और खींच के बाद छोड़ोगे तो वापस से अपनी जगह में आ जाए। रबर फिलहाल ऐसे ही करता है, रबर खींचोगे ना फिर छोड़ दोगे तो अपनी जगह में आ जाएगा। ऐसी प्रोसेस को, ऐसी चीजों को हम इलास्टोमर कहते हैं, मतलब ऐसी स्टेप को, ऐसी जो भी आपके पास प्रोसेस होती है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को इलास्टोमर कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को इलास्टोमर कहते हैं। फिलहाल गाइस जो इलास्टोमर होते हैं ये कंबाइन होते हैं विद द वीक
वैंडरवॉल टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। मतलब अगर मान लो ये कोई आपका एक रबर है, तो रबर के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो एक दूसरे से कंबाइन रहेंगे मॉलिक्यूल, लेकिन स्मॉल वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वैंडरवॉल टाइप ऑफ फोर्सेस। इस फोर्सेस से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, और इनके अंदर क्रॉस लिंक्ड मतलब पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग करती है। मतलब अगर मान लो बड़ा सा यहाँ पे एक रबर है, इसके अंदर बहुत सारे अंदर लीनियर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ भी लीनियर मॉलिक्यूल्स है, तो ये ऐसे यहाँ पे कंबाइन रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है इलास्टोमर में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे आप वल्कनाइज्ड रबर, इसके बारे में आगे बताऊंगा और अच्छे से। बूना एस, बूना एन क्या होता है, नियोप्रीन, ये सब के सब रबर की टाइप है। बूना एन भी रबर का टाइप है, बूना एस भी रबर का टाइप है। ये सब मैं आगे आगे चल के सब बताऊंगा, इनका प्रिपरेशन भी है, बूना एन बूना एस का प्रिपरेशन भी है, डोंट वरी। बट अभी के लिए इलास्टोमर क्या होता है आपको समझ गया रहेगा, जो स्ट्रेच कर सकते हो जिसे आप, ठीक है, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होता है, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, और एक क्रॉस लिंकिंग करके बनते हैं, जो कि अभी हमने देखा था, याद रखो। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर क्या होता है गाइस, फाइबर जो होता है बहुत ही टेंसाइल होता है। टेंसाइल मींस लचीला, ठीक है, टचीला, लचीला, ठीक है, ऐसा मतलब सॉफ्ट, ऐसा घुमावदार, ऐसा आप कह सकते हो। तो लचीले टाइप का ऐसा होता है। स्ट्रेंथ, लचीला मींस मूवेबल, सॉफ्ट, एकदम, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, वैसा फाइबर्स। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख लो, ये फाइबर का एग्जांपल है। फाइबर में बेस्ट पॉलीअमाइड, नायलॉन 66 या पॉलिस्टर, जिसे आप टेरिलिन भी कहते हो। बोलो ना, पॉलिस्टर टेरिलिन एक ही बात होती है, कपड़ों का क्रिएशन। तो पॉलिस्टर का फॉर्मेशन मैंने सिखा दिया आपको इसके पहले, हाँ, तो टेरिलिन याद रखना अच्छे से। तो ये सब के सब टेरिलिन कपड़े वगैरह इससे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये सब के सब फाइबर्स हैं। फाइबर के बीच में क्या होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसीलिए आप कपड़ों को, ये पॉलिस्टर को कभी फाड़ नहीं सकते हो। आप देखो कभी कभी किसी कपड़े को फाड़ने जाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। ये हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमने 11th में पढ़ा था, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंट्रवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बहुत सारे यहाँ पे डाइपोल और ऐसे बहुत सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे। उसमें से इसके पहले वाले में जो हमने इलास्टोमर देखा, उसमें हमने देखा कि उसमें वेंट्रवॉल फोर्स था, और यहाँ पे डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए आप बताओगे फाइबर्स में पॉलीअमाइड और फिर पॉलिस्टर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक में यहाँ पे समझना है कि प्रॉपर्टी जो होती है जिसको आप मोल्ड कर सके, मतलब अगर आप एक बार प्लास्टिक को जलाओगे तो इसकी ये पूरा पिघल के छोटा बन जाएगा, इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये वापस से आप फिर से प्लास्टिक नहीं बना पाओगे। एक बार अगर आपने इसको पिघला दिया तो वापस से ये प्लास्टिक का बॉटल नहीं बना पाओगे। इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार उसके शेप को आपने मतलब टेम्परेचर देके बिगाड़ दिया तो खत्म उद्रिज खत्म, ठीक है। तो ये एक रिपीटिंग और सॉफ्टनिंग हीटिंग होती है। अगर आप ऐसा करके देते हो तो उसके बीच के इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बिगड़ जाती है, और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बिगड़ते ही आप कभी भी उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एक आपने पॉलीविनाइल वायर को जलाया, या पॉलीथीन थैली को जलाया, पॉलीस्टीरीन कपड़े को जला दिया, तो वापस से वो कपड़ा वापस कभी नहीं बनेगा। तो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। इस बात को आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट गाइस आपको यहाँ पे देखना है थर्मो सेटिंग। सेटिंग मतलब होता है सेटिंग, और थर्मो मतलब हॉट सेटिंग, ठीक है। चलो यार ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ। यहाँ पे देखो तो थर्मो सेटिंग पॉलीमर। थर्मो सेटिंग में क्या होता है, आप एक बार जिसको भी जला दो, लेकिन उसको वापस से आप कंबाइन शेप में ला सकते हो। जैसे कि कोई भी मान लो, अगर आप एक लोखंड ले लो, लोखंड आयरन, अगर आप आयरन को जलाओ, पिघला दो, ठंडा करके वापस से आप उसे सेम शेप दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है थर्मोसेटिंग। मतलब हीट देने के बाद भी उसके शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो होता है थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, हीट देने के बाद भी अगर आप किसी को अगर उसके टेम्परेचर उसकी बॉडी को अगर मॉडरेट करो तो वापस से मॉडरेट नहीं होगी। मॉडरेट मीन्स क्या, मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई नहीं हो सकती। और थर्मोसेटिंग क्या होती है, मॉडिफाई, थर्मोसेट हो जाता है। हीट देने के बाद भी आप सेटिंग कर सकते हो, तो वो थर्मोसेटिंग होती है, ठीक है। तो मतलब जो भी हार्डेंड कर दो और उसे हॉट करो, ठीक है, तो उसके बाद भी आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो। ये होता है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। ये भी गाइस आपका एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग से बनता है, आपका पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग से बनता है। और जैसे एग्जांपल के लिए बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स वगैरह, ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो आपको इन्हें याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते गाइस। लास्ट वाला अपना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो या फिर मोनोमर के टाइप के हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। तो चलो इसको एक ही बार में समझते हैं, बहुत आसान है, जो बताऊंगा उसे समझना। होमो मतलब होता है सेम, पॉलीमर्स मतलब होता है पॉलीमर, को मतलब होता है डिफरेंट और पॉलीमर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मतलब कि एक ऐसा पॉलीमर जिसमें कि जो देखो मोनोमर कंबाइन होते हैं ना, वो सेम रहने मांगते हैं। अगर सेम रहेंगे तो उसे हम होमो पॉलीमर कहेंगे। मतलब एक ऐसा पॉलीमर जो सेम मोनोमर से कंबाइन हुआ हो, मतलब सेम। ये जैसे ग्लूकोज तो ग्लूकोज,
एक ग्लूकोज मिला है, दूसरा ग्लूकोज मिला है, तो इससे क्या बनेगा अपने को यहाँ पे कोई भी एक चीज बना दो जैसे कि फ्रक्टोज बन गया, ठीक है, तो फ्रक्टोज बन गया यहाँ पे। फिलहाल फ्रक्टोज नहीं बनता है, लैक्टोज ले लो या फिर और कोई भी आप चीज ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आप जैसे समझ लो मैंने माल्टोज ले लिया, तो माल्टोज बन गया। माल्टोज क्या होता है, अभी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज भी एक टाइप का पॉलीमर ही है, किसका, ग्लूकोज और ग्लूकोज का, दो ग्लूकोज कंबाइन होकर माल्टोज बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये होमोपॉलीमर है। बट इन द केस ऑफ कोपॉलीमर क्या होगा, तो कोपॉलीमर के केस में आप पॉलीसेकेराइड पकड़ लो, आपने दिखा जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बूना एस बूना एन, ये सब रबर के टाइप है। ऐसे नायलॉन 6 नायलॉन 6 ओनली, और पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीप्रीन, पॉलीइथीन, ये सब के सब क्या होते हैं, पॉलीथीन में क्या होता है, बहुत सारे इथीन जो कि सिमिलर होते हैं और सबके सब कंबाइन होकर होमोपॉलीमर बनाते हैं। ऐसे ही कोपॉलीमर में क्या रहेगा, बूना एस बूना एन, ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, अगले चैप्टर में, अगले वाले पार्ट में आपको समझेगा, चैप्टर नहीं अगले वाली वीडियो में, इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, मतलब 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक सिमिलर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट नहीं रहेगा, अलग अलग टाइप की रिपीटिंग यूनिट्स रहेंगे, तो वो होगा आपका कोपॉलीमर हो गया, समझा, मतलब जिसमें सिमिलर नहीं होने मांगते, कोई दो डिफरेंट चीजें कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे, वो हो गया आपका कोपॉलीमर। इतना चिंदी फता, एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछता है। ऐसे ही बायोडिग्रेडेबिलिटी की बेसिस पे देख लो, बायोडिग्रेडेबिलिटी की बेसिस पे गाइस 2 चीजें हैं, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल उसे कहते हैं जिसे कि आप लोग मिट्टी में डाल दो तो कुछ सालों बाद वो डिग्रेड हो जाए, वो खत्म हो जाए, जैसे कि चावल दाल रोटी सब्जी अगर आप फेंक देते हो रोड में और कहीं भी तो वो डिग्रेड हो जाता है, बट प्लास्टिक फेंको तो वो डिग्रेड नहीं होता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और ये डिग्रेडेबल, इन दोनों चीजों में सीधे आप क्लासिफाई कर सकते हो पॉलीमर को। तो गाइस ये था आपका बेसिक चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्लासिफिकेशन आज हमने कंप्लीट कर दिया और बहुत आसान है, चिंदी है, 1 से 2 बार लिखोगे ना आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे फिर के नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.